जी स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ स्प्रिंग 2017 क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करूंगा, जो कि सीवीपी का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन को रीड करते हैं और सॉल्व करते हैं और जल्दी से वाइंड अप करते हैं। देखिए, क्वेश्चन हमें कहता है कि सॉर्ड लेदर लिमिटेड SLL प्रोड्यूसेस एंड सेल्स शूज़। The following information pertains to its latest financial year. Sales of 62,500 pairs, 187.5 million. Fixed production overheads, fixed selling and distribution overheads. Variable production cost in proportion of 40:35:25 for material, labor and overheads, respectively 60% of sales. Variable selling and distribution cost 15% of sales. To increase the profitability, SLL has decided to introduce new design shoes and discontinue the existing design. In this regard, it has carried out a study whose recommendations are as follows. Number 1. Replace the existing fully depreciated plant with a new plant at an estimated cost of rupees 15 million. The new plant will reduce the material wastage from 10% to 5%. Decrease the direct wages by 5% and increase the variable overheads by 6% and fixed overheads by 15 million, including depreciation on the new plant. ये जो हमने न्यू प्लांट ख़रीदा है, इसकी जो डेप्रिसिएशन है वो भी इसमें शामिल है. Improve efficiency of the staff by paying 1% commission to marketing staff and annual bonus amounting to rupees 1.5 million to other staff. Introduction of new designs will require an increase in variable selling and distribution cost by 2%. Sell the newly designed shoes at 10% higher price. Maintain the finished goods inventory equal to 1 month's sale. Compute the budgeted production for the first year if the budgeted sale has been determined with the objective of maintaining 25% margin of safety on sales. 8 marks. तो ये सवाल आप लोग अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद फिर हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं. इतना मुश्किल सवाल नहीं है, आसान सा सवाल है. हमें जो है वो 25% का मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखने के लिए कितने यूनिट्स की प्रोडक्शन करनी होगी ये बताना. पहले तो हम देखते हैं कि हमारी जो करंट सेलिंग प्राइस है ना वो क्या है. तो वो होगी 187.5 मिलियन का मतलब 187,500,000 डिवाइडेड बाई 62,500. ये मेरी करंट सेलिंग प्राइस है 3,000. अच्छा, इसमें अगर आप वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट की बात करते हो तो उसने बोला है कि 40, 35 और 25 के रेशो में मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स हैं, और वो टोटलिटी में 60% ऑफ सेल्स का. यानी कि जो मेरी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट है ना वो इस सेल्स की वैल्यू का 60% है और 1800 है. और इसमें 3 चीज़ें हैं, मटीरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स. मटीरियल कितना है? 40:35:25 का मतलब ये हो गया कि 1800 में से 40% या 40 पोर्शंस मटेरियल के हैं. 1800 में से 35 पोर्शंस जो हैं वो लेबर के हैं और 1800 में से 25% जो है वो वेरिएबल ओवरहेड्स के हैं. ठीक है, ये करंट सिनेरियो है. वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो है वो सेल्स की 15% है. तो वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो कॉस्ट है वो इस सेलिंग प्राइस का 15% है. ठीक है जी. अब ये कुछ चेंजेस आए हैं और इन चेंजेस के बाद हमें जो है अपनी बजटेड प्रोडक्शन बतानी है अगर मुझे मार्जिन ऑफ सेफ्टी 25% रखना हो. सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि हमारी रिवाइज्ड मटेरियल की कॉस्ट क्या होगी. ठीक है, देखिए सवाल कहता है कि जब आप नया प्लांट इंस्टॉल करोगे ना तो जो मटेरियल का वेस्टेज है वो जो अभी 10% होता है वो 5% हुआ करेगा. इसका मतलब जो मटेरियल का वेस्टेज है वो रिड्यूस हो जाएगा. अगर लेट से अभी 720 रुपये का मटेरियल लगता है तो बाद में 720 रुपये का मटेरियल नहीं लगेगा. अच्छा देखिए, आपको एक एग्जांपल मैं यहाँ पर बना देता हूँ. लेट से आप यूँ कह लो कि 2 रुपये का 1 किलो आता है और करेंटली आप 100 किलो इस्तेमाल करते हो. ठीक है ना, ये है कॉस्ट पर केजी और ये है केजी और ये है टोटल कॉस्ट.
देखिए अभी जो है ना वो 2 रुपये का, अच्छा, और लेट से ये केजी जो है ना, ये इन नेट क्वांटिटी आपको चाहिए, ठीक है ना, नेट क्वांटिटी आपको चाहिए, या इसको यूं कर लेते हैं कि एक केजी 2 रुपये का आता है, ठीक है ना, 1 केजी 2 रुपये का आता है, और आपको जो प्रोडक्ट बनाना है ना, उस प्रोडक्ट के लिए आप जो है वो लेट से 100 किलो चलो ख़रीद कर आते हो, ठीक है ना। होता ये है कि जब आप प्रोडक्ट बनाते हो तो उसमें आपकी जो टोटल कॉस्ट इनकर होती है वो इनकर हो जाती है 2 × 100 यानी कि 200 रुपये की, ठीक है। जो आपकी कॉस्ट इनकर होती है वो 2 × 100 यानी कि 200 रुपये की कॉस्ट इनकर हो जाती है, और ये चीज़ बनकर आ जाती है। अच्छा, ये आपका इनपुट है, ये आपका इनपुट है। जो आपका आउटपुट होता है ना, जो आपका आउटपुट होता है उसमें 10% लॉसेस होते हैं। जो आपका आउटपुट होता है उसमें 10% कह लो कि लॉसेस होते हैं। तो इसका मतलब आउटपुट आपका जो होता है ना वो इसका 90% होता है। जो आपका आउटपुट होता है वो आपके इनपुट का 90% होता है, क्योंकि 10% लॉसेस होते हैं। ये कुछ सिनेरियो आपको दिया हुआ हो फॉर एग्जांपल, ठीक है, जिसमें आपके पास जो लॉसेस है वो कितना परसेंट है, 10% ना। अब आपको सवाल ये बोले कि लॉसेस 5% हो जाएंगे, लॉसेस जो है ना वो 5% हो जाएंगे, तो क्या होगा। देखिए कॉस्ट पर केजी तो 2 रुपये ही है, ठीक है ना। अच्छा, केजी में जो इनपुट होगा, जब लॉसेस 10% थे तो मैं 100 किलो ख़रीदता था ताकि 10 किलो ज़ाया हो जाए और प्रोडक्ट में 90 किलो इस्तेमाल बाबा हो। बट अगर अब मेरे पास लॉसेस सिर्फ 5% हो रहे हैं, तो 5% का मतलब ये है कि मैं 100 किलो नहीं ख़रीदूँगा, इसलिए क्योंकि मुझे जो अपना आउटपुट चाहिए वो आउटपुट कितना चाहिए, मुझे जो आउटपुट चाहिए, एक यूनिट जो है फिनिश गुड का जो बनता है, एज्यूम कर लो उसमें 90 किलो लगता है, तो ये तो 90 किलो ही लगेगा ना। लॉसेस कम होने की वजह से जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है उसकी मिकदार कम नहीं होती है, उसकी मिकदार तो उतनी ही रहती है जो पहले होती थी। तो अगर पहले जब 10% के लॉसेस होते थे और आउटपुट का या फिनिश गुड्स का जो यूनिट होता था उसकी मिकदार 90 किलो होती थी, अभी भी जो आउटपुट का यूनिट होगा उसकी मिकदार 90 किलो ही होगी। लेकिन जब लॉसेस 5% हो जाएंगे ना, तो मैं ख़रीदारी कम की करूँगा। मिसाल के तौर पर अगर लॉसेस जो है वो अब रिड्यूस होकर और 5% हो गए हैं, जो हमारी एग्जाम्पल के हिसाब से हम चल रहे हैं, तो जब मैं परचेजेस करूँगा ना, वो कैसे आएंगी, ये जो 90 है, 90 ये आफ्टर 5% लॉसेस है, ये आफ्टर 5% लॉसेस है, ये आफ्टर 5% लॉसेस है, ये 5% के लॉस के बाद है, विच मीन्स के इसको 95 से डिवाइड करो और ग्रॉस अप करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब आप 94.73684 इतना किलोग्राम खरीदोगे। 94.73684 किलोग्राम्स में से 5% ज़ाया हो जाएगा और आपके प्रोडक्ट में 90 किलो लगा हुआ होगा। मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ, देखें इसका अगर आप 5% लेते हैं ना तो इसका 5% 4.7 समथिंग बनता है, और अगर आप 94.73 में से 90 माइनस कर देते हो, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेता हूँ, देखें इसका जो 5% है वो 4.7 बनता है, और अगर आप इनपुट में से लॉसेस को माइनस करते हो तो आपका आउटपुट यहाँ पे टैली कर रहा है। पहले जो आपके लॉसेस होते थे, अगर ये 100 से 90 पर जा रहा था तो डेफिनेट सी बात है कि आप जो इनपुट है उसका 10% अगर आपके लॉसेस हैं तो आपका जो आउटपुट बन रहा था वो आपके लॉसेस 10 के बन रहे थे, और आपका जो आउटपुट बन रहा था वो इनपुट माइनस लॉसेस से भी टैली कर रहा था। समझ रहे बात को। तो होता ये है कि जब लॉसेस 10% के बजाय 5% हो जाते हैं तो मेरा आउटपुट चेंज नहीं होता, क्योंकि जो फिनिश गुड्स की मिकदार है वो तो सेम रहेगी, बट मैं परचेज़ कम करूँगा ताकि मेरी कॉस्ट बचे और मेरा इनपुट कम हो जाएगा। और अब मुझे ये इनपुट कितने का पड़ेगा, 94 पॉइंट समथिंग इंटू 2। इसका मतलब ये हो गया कि मेरी कॉस्ट सेविंग कितनी है, अब मेरी कॉस्ट जो है वो 200 से 189.47 समथिंग पर आ गई है, ठीक है ना। पहले तो आपको ये वाली बात समझनी होगी कि भाई ये मैंने क्या बात करी है और किस तरह से मैंने ये सारी वर्किंग करी है। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि जब लॉसेस की परसेंटेज चेंज होती है, जब लॉसेस की परसेंटेज चेंज होती है तो आपकी कॉस्ट भी कम होती है। वो कॉस्ट कम होने की वजह क्या होती है, वो कॉस्ट कम होने की वजह होती है कि इनपुट के जो केजी है ना वो कम हो जाते हैं, ठीक है। और आपको ये मैंने पूरी एक एग्जाम्पल डेमोन्स्ट्रेट कर दिखा दी।
इसमें आई होप कि आप लोगों को किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, इसमें आई होप कि आप लोगों को किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है, और आप लोग इसको समझ चुके होंगे। फिर हम आगे भी बढ़ते हैं, ठीक है ना, हम आगे भी बढ़ते हैं। अच्छा, एक और काम मैं आप लोगों को इसके साथ सिखा देता हूँ। देखिए, ये जो कॉस्ट होती है ना, जो आपकी जेब से पैसा जाता है, वो आउटपुट के लिए कभी भी नहीं जाता, वो इनपुट के लिए जाता है। मिसाल के तौर पर अगर 1 केजी 2 रुपये का आ रहा है और आप 100 केजी खरीद रहे हो, तो आप 200 रुपये दे रहे हो। 200 रुपये में आप 100 केजी खरीद रहे हो, 100 केजी में से 10 केजी ख़राब हो रहा है, बाकी जो आपका आउटपुट है उसमें 90 केजी आ रहा है। इसी तरह से यहाँ पर भी आप जो पैसे पे कर रहे हो वो आप इनपुट के पैसे पे करते हो। ये मैंने एक ऐसी एग्जाम्पल बना दी, जो आप गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई लॉसेस कम होने की वजह से कॉस्ट जो है वो कैसे चेंज हो रही है। पहले मेरी जेब से 200 रुपये जा रहे थे, अब वो 200 रुपये के बजाय 189.4737 रुपीज़ जा रहे हैं। अच्छा सर, इस सवाल में हमारे पास केजीज वगैरह नहीं दिया हुआ, सिर्फ और सिर्फ मटेरियल की कॉस्ट दी हुई है, तो हम ये वर्किंग कैसे करेंगे? मैं ज़रा आपको ये समझा देता हूँ। देखिए, ऊपर वाली ही एग्जाम्पल ले लें। अगर मैं ऊपर वाली एग्जाम्पल लेता हूँ तो पहले मैं 200 रुपये की चीज़ें ख़रीद कर लाता था, पहले मैं 200 रुपये की चीज़ें ख़रीद कर लाता था, पहले मैं 200 रुपये की चीज़ें ख़रीद कर लाता था। और होता क्या था? होता ये था कि उसमें से 10% मटीरियल ज़ाया हो जाता था और 90% मटीरियल बच जाता था। यानी कि जो मेरा आउटपुट होता था, जो मेरा फिनिश गुड्स होता था, जो मेरा फिनिश गुड्स होता था, जो मेरा फिनिश गुड्स होता था, उसमें 180 रुपये का मटीरियल लगा हुआ होता था। आप इसको ऐसे भी टैली कर सकते हो कि जब आप 100 केजी खरीदोगे और 10 केजी ज़ाया हो जाएगा, तो बचे हुए 90 केजी में 2 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से 180 रुपये का मटीरियल नज़र आ रहा होगा। अब जिस तरह से आउटपुट जो है उसकी मिकदार कम नहीं हुई है, उसकी क्वांटिटी कम नहीं हुई है, इसी तरह से आउटपुट के केजी तो कम नहीं हुए, आउटपुट की जो अमाउंट है ऑफ कॉस्ट या नेट जो आपकी आफ्टर लॉसेस कॉस्ट है वो भी कम नहीं होनी चाहिए। तो इससे इस पर कैसे पहुँचे? देखिए, ये आपने क्या किया, आपने पहले तो जो करंट आपका इनपुट था उसका 90% दिया, तो आपके पास आउटपुट इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट आया, नॉट इन टर्म्स ऑफ केजी, बल्कि आउटपुट इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट आया, आउटपुट इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट आया। अब ये जो आउटपुट इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट आया है ये आफ्टर लॉसेस है, ये आफ्टर लॉसेस है। अब क्योंकि लॉसेस 95 अब क्योंकि लॉसेस जो है वो 5% के होंगे, तो ये नई वाली वैल्यू का 95% रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नई वाली चीज़ का 95% रिप्रेजेंट कर रहा है। आप देखें ये 189.47 इससे मैच कर रहा है। ये 189.47 जो है, या आपने जो ऊपर ये वाली वर्किंग करी थी ना, इससे मैच कर रहा है। बात को समझे आप? आपने क्या किया? अच्छा, मैं इसको एक और तरह से भी करता हूँ। सर, अभी जो आपका इनपुट है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, अभी जो आपका इनपुट है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट वो 200 है। अभी जो आपके लॉसेस हैं वो आपका इनपुट का 10% है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका आउटपुट होता है, यानी कि जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनता है, जो आपका आउटपुट बनता है या जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनता है, उसमें टोटल जो मटेरियल लगा हुआ होता है वो 180 रुपये का लगा हुआ होता है। ये वो केस है जिसमें 10% के लॉसेस होते हैं। आपका लॉस जो है वो आपके इनपुट का 10% है। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब आपका आउटपुट जो है ना, अब आपका आउटपुट अगर 180 पर ही है, क्योंकि देखिए किसी भी लिहाज से आउटपुट चेंज नहीं होगा, फिनिश गुड्स की मिकदार चेंज नहीं होगी, जो आपने प्रोडक्शन करी है उसमें जितना केजी पहले नज़र आता था उतना ही नज़र आएगा। आपका जो इनपुट है ना वो चेंज हो जाएगा अगर आपके लॉसेस चेंज हुए। कैसे? आप ये 180 को 95 से डिवाइड करो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो। वाई? बिकॉज अब ये जो 180 है ये 5% के लॉसेस के बाद है, और अगर ये 5% के लॉसेस के बाद है, अगर ये 5% के लॉसेस के बाद है, तो ये 95 इससे है। तो मैं इसको 95 से डिवाइड करता हूँ और 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो देखें 189.473 का आप खर्चा होगा। अगर आप लॉसेस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप इसका 5% ले लें। आप इसका अगर 5% लेते हैं तो वही 9.47 आता है, और 189 में से 9.47 माइनस करेंगे तो 180 आएगा। तो देखिए, मुख्तलिफ तरीक़ों से मैंने आपको ये लॉसेस वाली ट्रीटमेंट समझाई है। अब आपने इसको ज़रा अकल में बैठाना है। अब देखें अभी क्या हो रहा है कि मटेरियल का जो वेस्टेज है वो 10% से 5% पर चला जाएगा। अच्छा, ये 720 क्योंकि मुझे ख़र्चा बताया हुआ है, तो ये मुझे आउटपुट नहीं बताया हुआ, ये मुझे इनपुट बताया हुआ है। आई रिपीट, ये 720 रुपये क्योंकि मुझे ख़र्चा बताया हुआ है, तो ये मेरा आउटपुट नहीं है बल्कि ये मेरा इनपुट है। ये मेरा आउटपुट नहीं है बल्कि ये मेरा इनपुट है। यानी कि अभी मैं 720 रुपये की चीज़ें ख़रीद रहा था, ठीक है, अभी मैं 720 रुपये की चीज़ें ख़रीद रहा था,
होता क्या था कि 720 में से 10% ज़ाया हो जाता था और 90% मेरे फिनिश गुड्स में लगा हुआ होता था। लेकिन अब क्या होगा, अब ये होगा कि जो लॉसेस हैं वो 10% नहीं होंगे बल्कि 5% होंगे। तो आप 95% से डिवाइड कर कर इसको ग्रॉस अप कर लो, यानी कि अब आप 682.1053 का मटेरियल परचेज़ करोगे। मैं इसको इस तरह से प्रूफ भी कर देता हूँ। देखें, अभी आप जो है वो 720 रुपये की चीज़ें ख़रीदते थे, करेक्ट। 720 का 10% ज़ाया हो जाता था। जब 720 का 10% ज़ाया हो जाता था यानी कि 72 ज़ाया हो जाता था, तो आपका आउटपुट जो है उसमें नज़र आता था 648। अभी भी आपका आउटपुट सेम होगा यानी कि 648 ही होगा, लेकिन अब जो आपके लॉसेस होंगे वो 5% होंगे। तो आप इसको 95 से डिवाइड कर दो और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ग्रॉस अप कर दो, तो 682.1053 बनता है। और अगर आप इसका 5% लेते हो, इसका 5% लेते हो, तो आपका 34 का जो लॉस बन रहा है, आप क्या करो, आप इनपुट में से लॉस को माइनस करो, तो देखो आप 648 पे टैली कर रहे हो। तो बात यह है कि मटेरियल की जो कॉस्ट होगी ना, वो चेंजेस के बाद 682.1053 की पर यूनिट होगी। ये ज़रा वर्किंग आप अच्छे से देखिएगा, ठीक है। अब हम लेबर पर चलते हैं। अगर हम लेबर की बात करते हैं तो लेबर की पहले कॉस्ट 630 रुपये थी। अच्छा, इसने एक तो ये रिड्यूस मटेरियल वेस्टेज फ्रॉम 10 to 5% वाली बात हो गई। ये तो हम समझ गए कि अब 10% के बजाय मटेरियल 5% ज़ाया होगा। तो पहले जहाँ पर 720 का मटेरियल खरीदते थे, अब 682.1053 का खरीदोगे। डिक्रीज डायरेक्ट वेजेस बाई 5%, जो डायरेक्ट वेजेस है वो 5% से कम हो जाएगी, यानी कि पहले अगर 630 रुपये की डायरेक्ट वेजेस होती थी तो अब उसका 95% हो जाएगी, क्योंकि वो 5% से रिड्यूस हो जाएगी और 598.5 बच जाएगी। इंक्रीज द वेरिएबल ओवरहेड्स बाई 6%, वेरिएबल ओवरहेड्स पहले जितने भी थे वो 6% से बढ़ जाएंगे, यानी कि 1.06 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 477 के हो जाएंगे। इसके अलावा बुलेट नंबर 2 में लिखा हुआ है कि इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द स्टाफ बाई पेइंग 1% कमीशन टू मार्केटिंग स्टाफ एंड एनुअल बोनस अमाउंटिंग टू ₹1.5 million टू अदर स्टाफ। Introduction of new design will require an increase in variable selling and distribution cost of 2%. Sell the newly designed shoes at 10% higher price. अच्छा, सबसे पहली बात यह कि कमीशन मिलता है सेल्स प्राइस पर, और अब इस साल या ये चेंजेस के बाद चीज़ें 3000 की नहीं बिक रही होंगी बल्कि 1.1 या 10% महंगा 10% महंगे में बिक रही होंगी, यानी कि 3000 वाली चीज़ अब 3300 में बिक रही होगी, या 1.1 से आप पिछली सेलिंग प्राइस को मल्टीप्लाई कर दो, 3300 में बिकेंगी। आपके पास ये जो कमीशन आप देते हो, कमीशन भी एक वेरिएबल कॉस्ट इस बार से आ गई है, और कमीशन की जो वेरिएबल कॉस्ट है वो आपकी जो नई वाली सेलिंग प्राइस है उसका 1% होगा, क्योंकि इस साल अगर यूनिट बिकेंगे तो कमीशन भी इसी साल की सेलिंग प्राइस पर 1% मिलेगा, और वो बनता है 33। इसके अलावा बुलेट नंबर 3 में लिखा हुआ है कि नए डिज़ाइन को जब मैं इंस्टॉल करूँगा तो मेरी वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 2% से मज़ीद बढ़ जाएगी। अच्छा जी, वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हमने देखा था कि 450 है, तो अब वेरिएबल सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो है वो 450 नहीं रहेगी, बल्कि 450 को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2% से बढ़ रही है तो 1.02 से मल्टीप्लाई करूँगा, यानी कि 459। यानी कि अब मेरी जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो 2249.60 समथिंग आ रही है। इसका मतलब ये होगा कि मेरी जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होगी, अब मेरी जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होगी वो मेरी सेलिंग प्राइस माइनस मेरी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, यानी कि 1050.39 समथिंग पे आ रही होगी। अच्छा सर, अगर फिक्स कॉस्ट की बात करें, देखिए फिक्स कॉस्ट किस तरह से आएंगी। फिक्स कॉस्ट में आपके पास देखें सवाल में पहले से ही फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट है, वो है 35 मिलियन। उसके बाद सवाल में पहले से ही 10 मिलियन की सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट है, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है कि फिक्स ओवरहेड जो है वो 15 मिलियन से इंक्रीज हो जाएंगे, ये भी एक फिक्स कॉस्ट है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है कि 1.5 मिलियन जो है उसकी आप मज़ीद बोनस की कंपनसेशन करोगे, तो ये आपकी नई वाली जो फिक्स कॉस्ट है वो बन जाती है, ठीक है। इसमें सारी फिक्स कॉस्ट शामिल है, चेंजेस करने के बाद वाली भी शामिल है, पहले वाली भी शामिल है। अच्छा, अगर ऐसा है तो हमारे पास जो ब्रेक इवन पॉइंट है ना, ब्रेक इवन पॉइंट आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यानी कि 58549.42, ये मेरे ब्रेक इवन पॉइंट है। अच्छा जी, अब मुझे चाहिए था मार्जिन ऑफ सेफ्टी 25% का। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज का फॉर्मूला है मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू एक्चुअल सेल्स यूनिट्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल्स यूनिट्स इनटू 100%। ये आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता है। आप चाहो तो आप अपने एक्चुअल जो सेल्स के यूनिट्स हैं वो इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर्मूले से कैलकुलेट अगर करोगे तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी 25% है, विच मीन्स 25% इज इक्वल्स टू
एक्चुअल सेल्स यूनिट्स x है माइनस ब्रेक इवन पॉइंट के यूनिट्स 58549.42 हैं डिवाइडेड बाय x। अगर इसको आप सॉल्व करते हो डिनोमिनेटर से x लेफ्ट साइड पर जाएगा तो वो बन जाएगा 0.25x इज इक्वल्स टू x माइनस 58549.42। ठीक है, अब जो राइट साइड पर x है वो लेफ्ट साइड पर जाएगा तो 0.25 माइनस एक्स, 0.25 माइनस एक्स यानी कि -1 तो ये नेगेटिव 0.75 बनेगा, माइनस 0.75 x इज इक्वल्स टू माइनस 58549.42। ठीक है, ये एक आपके पास मैं इसको टाइप कर देता हूँ, -0.75x इज इक्वल्स टू माइनस 58549.42। और अगर x की वैल्यू हम निकालेंगे तो 58 मैं यहाँ पे डायरेक्टली डिवीजन कर लेता हूँ, 58549.42 डिवाइडेड बाई 0.75 ये x की वैल्यू होगी, यानी कि ये एक्चुअल यूनिट्स की वैल्यू होगी। ये एक्चुअल यूनिट्स जो आपके सेल होंगे ना उसकी वैल्यू होगी। अच्छा सर, क्या इक्वेशन मेथड से करना ज़रूरी है? नहीं बेटा, इक्वेशन मेथड से करना ज़रूरी नहीं है, आप इसको डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते थे, अगर आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी 25% है, अगर आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी 25% है तो इसका मतलब ये है कि आपके जो ब्रेक इवन पॉइंट पर अगर आपको आना है ना तो आप एक्चुअल यूनिट्स का 75% लोगे। एक्चुअल यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल्स टू ब्रेक इवन पॉइंट के यूनिट्स। ये आप याद रखिएगा, यानी कि अगर एक्चुअल यूनिट्स का मैं 75% ले लूँगा तो मैं ब्रेक इवन पॉइंट पर आ जाऊँगा। ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 25% का मतलब ये होता है कि अगर मैं एक्चुअल यूनिट्स का 25% लेता उतना मैं ब्रेक इवन पॉइंट से आगे हूँ। तो अगर मैं एक्चुअल यूनिट्स का 75% ले लूँ तो मैं ब्रेक इवन पॉइंट पर पहुँच जाता हूँ या ब्रेक इवन पॉइंट के यूनिट्स पर आ जाता हूँ। तो सिंपली अगर आपने एक्चुअल यूनिट्स ढूंढने थे ना तो आप ऐसा भी कर सकते थे कि ब्रेक इवन पॉइंट के यूनिट्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज जो कि 25% थी और आप 78065.89 यूनिट्स पर आ जाते। ये आपके एक्चुअल सेल्स के यूनिट्स होंगे, ठीक है ना। अच्छा जी, अब सर फर्दर और क्या करें भाई? इसने ये पूछा था, इसने ये नहीं पूछा था कि कितने यूनिट्स बेचोगे, इसने ये पूछा था कंप्यूट द बजटेड प्रोडक्शन फॉर द फर्स्ट ईयर इफ द बजटेड सेल्स हैज़ बीन डिटरमाइंड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनिंग 25% मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑन सेल। यानी कि आप ये बताओ कि कितने यूनिट्स की पहले साल में मैं प्रोडक्शन करूंगा अगर मुझे 25% का मार्जिन ऑफ सेफ्टी चाहिए। देखिए, हमें ये पता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, इज इक्वल्स टू यूनिट्स सोल्ड। ठीक है ना। अब ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 0 है, क्यों? क्योंकि उसने बोला है फॉर द फर्स्ट ईयर का मतलब पहले साल की प्रोडक्शन, पहले साल की इस जूतों की प्रोडक्शन होगी तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 0 है। आपने प्रोडक्शन मालूम करना है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना होगा? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स के बारे में सवाल में लिखा हुआ है कि मेंटेन फिनिश गुड्स इन्वेंट्री इक्वल टू 1 मंथ सेल। 1 महीने की सेल्स के यूनिट्स के बराबर मुझे अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री चाहिए, यानी कि ये पूरे साल की सेल्स है ना, तो 1 महीने की सेल्स इसको 12 से डिवाइड कर दो, कितनी आती है? 6505। आपको इतनी अपनी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू चाहिए। आपको क्लोजिंग स्टॉक में 6505.49 आ रहा है तो 6 कर लेते हैं इज इक्वल्स टू यूनिट सोल्ड, यानी कि 78066 कर लेते हैं। 78065.89 है तो आपकी जो प्रोडक्शन होगी इस इक्वेशन को सॉल्व कर आ जाएगी। आप क्या करो, 78066 प्लस 6506 दोनों को ऐड करो, 84572 ये आपका आंसर आता है। आप इतने यूनिट्स की प्रोडक्शन करोगे। तो यहाँ पर आपका सवाल सॉल्व हुआ। काइंडली इस सवाल को बड़े अच्छे से देखिएगा, ख़ास तौर पर ये जो मटेरियल की वर्किंग है इसको आप बड़े अच्छे से देखकर और समझने की कोशिश करिएगा। और कोई क्वेरी हो तो मुझसे पूछिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।